वेलकम टू एसएस क्लास बाय सुरेंद्र सिंह। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज हम 6th क्लास का पहला चैप्टर इतिहास में करवाएंगे, जिसका नाम है क्या, कब और कहाँ और कैसे। मतलब चैप्टर के बारे में पहले हमें जाने से पहले इस शब्द का यानी कि इस नाम का पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है, इन चैप्टर के नाम से ही लगभग चैप्टर के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि क्या पूछा इसमें। जैसे पहला है क्या, कि पहले के समय की बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में, जैसे इतिहास में जो चीज़ें उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, कब बनी वो चीज़ें और कहाँ बनी, किन क्षेत्रों में बनी थी वो चीज़ें, साथ ही साथ उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि वो चीज़ें बनी कैसे, और बनने के बाद उन चीज़ों का प्रयोग आज के समय में क्या हो रहा है, क्या आज के समय में वो जो पहले की चीज़ें जो इस चैप्टर के अंदर है उनका प्रयोग आज भी होता है। तो उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और मैं इस वीडियो में केवल इसके अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके और अभ्यास के प्रश्न आसानी से याद हो सके। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक अंतर बताओ। पांडुलिपियां, पहले हमें पता करने पड़ेगा पांडुलिपियां होती है क्या, उसके बाद में अभिलेखों के बारे में, फिर उसका अंतर हम अपने आप बना लेंगे। जैसे पांडुलिपियां वे चीज होती हैं जो पहले के समय में, जैसे आपको पता है पहले कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, चीन ने इसका आविष्कार किया था कागज का, लेकिन उससे पहले भी क्या हमारे देश में या अतीत में कहीं भी क्या लिखते नहीं थे, कुछ लिखते थे। किन चीजों पर लिखते थे? ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर इनका प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए, और इन्हीं चीजों को कहा जाता था पांडुलिपियां, यानी कि हाथ से लिखी हुई जो चीजें होती थी, जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, उन्हें कहते थे पांडुलिपियां। उसके बाद है अभिलेखों। ये अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी दीवार पर, पत्थर पर या किसी धातु पर उत्कीर्ण करके यानी कि खुरच कर उस पर लिखा जाता है, उसे कहते हैं अभिलेख। ध्यान देना फिर से, पांडुलिपियां एक ऐसी चीज होती है जिसमें ताड़पत्रों, भोजपत्रों इन पर लिखा जाता है। इन्हें संभाल कर रखना बहुत ज्यादा कठिन होता था, क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये चीजें, जैसे भोजपत्र ही सूख जाते थे तो ये काफी लंबे समय तक नहीं चल पाते थे। लेकिन दूसरी तरफ है अभिलेख, ये वे चीजें होती हैं जिन पर पत्थरों पर, दीवारों पर इन पे खुरच के यानी कि उत्कीर्ण करके जो चीजें लिखी जाती थी उन्हें अभिलेख कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, कि पांडुलिपियां ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए पहले की चीजें होती थी, और जिसको जो काफी लंबे समय तक नहीं चल पाती थी, क्योंकि कुछ समय पश्चात सूख जाते थे पत्ते और ये नष्ट हो जाती थी। लेकिन अभिलेख पत्थरों और दीवारों पर लिखे गए शब्द होते थे, यानी कि लेख होते थे, और जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपने कई पुराने मंदिरों में देखा होगा कि दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण किए जाते हैं चित्र खुदाई करके, वो भी अभिलेखों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, हमें अतीत के बारे में कैसे पता चल सकता है, कि आज हमें पहले के समय की जानकारी कैसे मिल सकती है। सिंपल सा प्रश्न है, तो ध्यान देना, पहले के समय की आज कौन कौन सी चीजें मिलती हैं हमें। आपने देखा होगा अभी समाचारों में, अखबार में आती रहती है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले, वहां पर खुदाई हुई मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले होते हैं ना। तो वही चीजें जब जमीनों में खुदाई करते हैं तो हड्डियां मिलती है, कंकाल मिलते हैं, साथ में पुराने बर्तन, छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं मिट्टी के, पुराने सिक्के मिलते हैं। कई बार हम सोच में भी पड़ जाते हैं सिक्के किस चीज के बने हुए हैं, उनपे अजीबोगरीब महाराजाओं की तस्वीरें, पता नहीं कौन सी सन है ना, किस भाषा में लिखी, वो सारी चीजें हमारे पहले के ही धातुएं जो ये अभिलेख, यानी कि ये सारी चीजें हमें पहले की जानकारी देते हैं। अभी कुछ मंदिर ऐसे जिन पे अभिलेखों में लिखा गया है, और कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और जो पुरानी हड्डियां मिलती हैं, वैज्ञानिक उनसे पता करते हैं कि वो हड्डियां कितने साल पुरानी है, पहले के इंसान कैसे थे, और भी बहुत सारी चीजें जो खुदाई के दौरान हमें मिलती हैं। तो वही है, हमें अतीत के बारे में कैसे पता चल सकता है, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमें अतीत के बारे में जब भी जमीन में खुदाई होती है तो हमें अलग अलग संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, आभूषण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो लोगों को दफनाया जाता था, कब्र, उनसे भी हमें पहले की बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि पहले जो कब्र होती थी, जैसे जो अमीर व्यक्ति होता था जब वो मर जाता था तो उसके साथ कुछ आभूषण यानी कि उसके प्रयोग की गई कुछ चीजें दफनाई जाती थी। लेकिन कोई गरीब होता था ना, तो उसके साथ जब वो मरता था तो उसके साथ जो दफनाते थे वो मिट्टी के बर्तन, ऐसी साधारण चीजें दफनाई जाती थी, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा कि हमें अतीत के बारे में कैसे
पता चलता है। अगला प्रश्न है, अतीत की कौन कौन सी वस्तुएं हमें आज भी प्राप्त होती हैं। सेम दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। अतीत की कौन कौन सी चीजें, बर्तन प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण प्राप्त होते हैं, पहले की हड्डियां प्राप्त होती है, ठीक है। ये अभिलेख है, ये भी जो पहले के लिखे गए हैं, ये नष्ट नहीं हुए हैं क्योंकि ये दीवारों पर पत्थरों पर लिखे गए हैं, तो ये भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और लगातार जो पुरातात्विद होते हैं, जो मतलब पुरानी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो लगातार इन चीजों की खोज कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि सबसे पहले की संस्कृति कौन सी थी। कहीं पर भगवान की मूर्ति निकल आती है, कहीं पर विष्णु भगवान के दर्शन मतलब मूर्ति निकल आती है, कहीं पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकल आती है। तो उनसे ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे, यानी कि किन किन क्षेत्रों में उनको मानते थे। अगला प्रश्न है, कौन सी दो बातें राजा और किसानों के बीच विभिन्नता दिखाती है। कौन सी दो बातें राजा और किसानों के। अब सिंपल सा, राजा के पास बहुत सारी धन दौलत होती है, वो बहुत ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, उनके पास एक बड़ी सेना भी होती है ताकि जब उनका किसी से युद्ध हो तो उस समय वो क्या कर सके, उनका मुकाबला कर सके। फिर बता रहा हूँ, राजाओं के पास बहुत सारा धन होता था, उनके पास बहुत बड़ी सेना होती थी, वो महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और सेना इसलिए रखते थे ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो दूसरों से मुकाबला भी कर सके। लेकिन उसके विपरीत किसान एक साधारण जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। किसान साधारण जीवन जीते, खेती करते हैं और हमेशा मेहनत करने में लगे रहते हैं। तो इन दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है। ये थे अभ्यास के इसके मुख्य 4 प्रश्न। इसमें अब कुछ आगे विशेष बातें भी और बताना चाहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को रटो मत, केवल उसको याद करो, अच्छे से समझो पहले। अगर आप समझ लेते हो तो आप जीवन भर के लिए उसको याद कर सकते हो। अगर आप रट्टा मारते हो तो वो कुछ समय के लिए याद होगा, उसके बाद फिर भूल जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसको समझो पहले कि क्या पूछा गया है। पहले तो प्रश्न की ओर ध्यान दें, उसके बाद में प्रश्न अगर आपके समझ में आ गया तो आपका उत्तर अपने आप तैयार कर सकते हो, अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है। इसलिए पहले समझा करो चीजों को, समझने के बाद उसको उतारो अपने जीवन में। अब इस चैप्टर में बस मुख्य बातें यही थी, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हमेशा एक ऐसी एनर्जी रखो अपने अंदर कि जब भी आपको कोई दूसरा देखे तो ये कहे पता नहीं क्या खाता, हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक एनर्जी वाला पर्सन है ये। इसलिए हमेशा छोटे छोटे बच्चों, सुबह उठा करो, योग करो, खुश रहो, हेल्दी रहो। जब तक आपकी हेल्थ होगी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी जाके आप कुछ काम कर पाओगे। और साथ ही साथ अपने बड़ों को भी कहो कि थोड़ा बहुत समय वो भी अपनी हेल्थ के ऊपर निकालें, यानी कि वो भी हेल्थ के लिए कुछ करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आप अच्छी योग करो और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, दौड़ लगाओ, रेस लगाओ, लेकिन अभी नहीं, अभी आप घर में ही योग करें। दौड़ लगाने का समय अभी नहीं है। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो आप घर के अंदर दौड़ लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कैसा समय है, बाहर तो निकलना ही नहीं है। इसलिए घर में रहकर आप योग करें, स्वस्थ रहें, अपनी अपनी नई नई कलाओं को निकालो। डांस करने की अगर योग्यता है, अगर करना चाहते हो तो डांस करो, घर में सीखो नए नए तरीके, पेंटिंग बनाओ। अभी कुछ बच्चे हैं छोटी छोटी पता नहीं क्या क्या चीजें बना बना कर दिखा रहे हैं, उनमें अलग टैलेंट है वो, और वो यही समय है टैलेंट निकालने का। अपने बड़ों से सीखो नई नई चीजें और सक्सेस हो जाओगे। ये लॉकडाउन आपका भविष्य बना सकता है अगर आप चाहो तो। इसलिए अच्छे से अपना ध्यान रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।